अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है वाटर के हवाले से, और इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो इसमें हमने देखना है कि वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो कितनी तरह की हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम पानी की केमिकल नेचर की बात करें, तो जैसा कि आप सबको पता है कि वाटर जो है वो हमारी यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। और ज़मीन में पानी जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट से मौजूद होता है। सॉलिड की फॉर्म में जितने भी ग्लेशियर्स हैं उसमें सॉलिड की फॉर्म आ जाती है, और लिक्विड फॉर्म में फ्रेश वाटर या सी वाटर आ जाता है, और गैशियस स्टेट में जो वाटर वेपर्स हैं उसकी फॉर्म में पानी मौजूद है। पानी का जो केमिकल नेम है दैट इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, दैट व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर वाटर। सो इट इज़ हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल मीन्स के इसके अंदर ये मतलब एसिडिक, ना एसिडिक है ना बेसिक है। और बाज़ केमिकल रिएक्शंस में पानी जो है वो एसिडिक या बेसिक के तौर पे बिहेव कर सकता है, लेकिन नॉर्मली इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है। इट मीन्स कि ये न्यूट्रल नेचर का है। देन सेकंड पॉइंट इज़ अबाउट 76% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वो वाटर है। इट इज़ 70% बाई वेट इन ह्यूमन बॉडी एंड 90% इन द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स के अंदर वैसे भी पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये 70% पाया जाता है। ये परसेंटेजेस भी एमसीक्यूज़ में बाज़ दफ़ा पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो इन वाटर बाय वेट इज़ अबाउट 1:8। अब जब एक्सपेरिमेंटेशन की गई डिफरेंट साइंटिस्ट की तरफ से, तो उसमें ये पता चला कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वेट के हिसाब से या मास के हिसाब से जो रेशो बनती है वो 1:8 है। क्योंकि अगर आप वाटर का फार्मूला देखें H2O, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है सिंगल हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स की रेशो अगर आप 16 के लिहाज से लें तो ये सिंप्लीफाई होकर 1:8 बनती है, और बाय वॉल्यूम इट इज़ 1:2। तो ये बाय वॉल्यूम हो गया इसका। देन वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1 वाइल ऑक्सीजन इज़ -2, सो इट्स फार्मूला इज़ H2O। अब जब आपको केमिकल फार्मूला लिखना सिखाया था, तो उसने आपको बताया था कि जब भी केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो रेडिकल्स अपनी वैलेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, सो दैट्स वाई फार्मूला कम्स टू बी H2O। देन वाटर कंटेन 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.89% ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये इसका मास ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में, और जब भी पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो उससे भी ये चीज़ सामने प्रूफ हो जाती है कि ऑक्सीजन अपने मास की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल फार्मूला वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सीधी शेप में एक सिंगल लाइन में नहीं है, बल्कि ये एक एंगुलर शेप में है। और जितने भी कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई ना कोई एंगल पाया जाता है तो उस एंगल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो वाटर के अंदर जो एंगल पाया जाता है दैट इज़ 104.45 डिग्री। इतना एंगल मौजूद है वाटर के अंदर, और ये एंगुलर मॉलिक्यूल है। और ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बॉन्ड लेंथ मीन्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना डिस्टेंस पे हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनती है इसमें, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो गैप है वो आता है 0.9584 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। देन वाटर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि पानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरएक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जुड़े हुए होते हैं। और अगर आप पानी का मॉलिक्यूल देखें तो इसमें आप देखें सिंगल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत। तो ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन की ओर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला जो एंड है ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव पोल बन जाएगा, और हाइड्रोजन इसके मुकाबले में पॉजिटिव रहेगा। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होंगे तो एक का नेगेटिव एंड और दूसरे का पॉजिटिव एंड, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड या जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट एक्चुअली दी बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन्स,
ये सिंपल एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो एटम है वो हाइड्रोजन का हो और दूसरा एटम कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो ये इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद होगी दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वाटर इज़ टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड इन प्योर फॉर्म। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पानी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा ना, तो उस वक्त पानी आइस की फॉर्म में होगा, और अगर आप आइस को लिक्विड वाटर के अंदर रखते हैं तो आइस पानी की सतह के ऊपर तैरती है, और इसका मतलब ये है कि बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में, लिक्विड वाटर के मुकाबले में कम होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिससे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे भी पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर भी पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और ये वैल्यू आती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। Then see the fourth point, bond length between hydrogen and oxygen is 0.97 angstrom. अब जो पिछली डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी तो उसमें यही वाली वैल्यू राउंड ऑफ करके ये लिख दी गई है, ठीक है। वो थी ना 0.95 समथिंग, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.97 एंगस्ट्रॉम लिख दी गई है। एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए उसके लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एंगस्ट्रॉम, और इसको ऐसे लिखा जाता है डिग्री के सिंबल और ए के साथ, कैपिटल ए के साथ। देन बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज़ 104.5 डिग्री। अभी जैसा कि भी हमने डायग्राम देखी थी कि पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एंगल एग्जिस्ट करता है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, एंगुलर होता है, तो इसलिए जो उसका बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 104.5 डिग्री। वाटर हैज़ 33% आयनिक कैरेक्टर एंड 67% कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्लास वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वैसे बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाई जाती है। लेकिन जब पानी आयोनाइज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। वाटर हमेशा आयोनाइज होकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो वाटर के अंदर आयोनाइजेशन भी मौजूद है और वाटर कोवेलेंट कंपाउंड भी है। हम इसलिए कहते हैं कि वाटर के अंदर 33% आयनिक कैरेक्टर है, यानी 33% आयनिक नेचर का है और 67% कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए हम वाटर को ये नहीं कह सकते कि वाटर इज़ एन आयनिक कंपाउंड। वाटर इज़ बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड बट इट हैज़ सम आयनिक कैरेक्टर टू। अब इसके बाद वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसमें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं पानी के अंदर किसी न किसी हद तक वो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसलिए वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये पॉइंट भी अभी हमने डिस्कस किया है। देन कम सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है पानी की वो ये है कि सो क्लास यू कैन सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब वाटर को हम सिंपल जब बॉयल करते हैं वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाता है तो उस वक्त वाटर जो है वो टूट के कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। और सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, वाटर इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट व्हेन करंट इज़ पास थ्रू इट बाय एडिंग सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड इट बिकम्स गुड इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर जो होता है, जो खालिस पानी होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में एसिड ऐड करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है और वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पे, एसिडिक वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पे वाटर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब देखिए दोनों रिएक्शन सिमिलर हैं, खाली इनकी जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। ये रिएक्शन आपको जो बताया हुआ है ये हाई टेम्परेचर पे वाटर को गर्म करने से ये प्रोडक्ट आती है, और इस रिएक्शन में जब वाटर के अंदर एसिडिक ड्रॉप्स कुछ एसिड के ऐड करके उसमें जब करंट पास करते हैं तो ये दो गैसेस बनती हैं, वाटर अपने जो एलिमेंट्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल मीन्स जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कली मेटल, जो पहला ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल, जो सेकंड ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके जो टॉप मोस्ट मेंबर हैं, जो शुरू वाले मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे एक्टिव मेटल्स होते हैं, और इन सारे मेटल्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मेटल है दैट इज़ सोडियम।
सोडियम को जब भी वाटर के साथ सोडियम का रिएक्शन होता है तो इसके रिजल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसा कि मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस में देखें, फर्स्ट रिएक्शन में पानी का रिएक्शन हो रहा है एक्टिव मेटल के साथ, तो बेस बन रही है और हाइड्रोजन बन रही है। जबकि सेकंड रिएक्शन में अगर आप देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में पानी सिंपल जो कोल्ड फॉर्म होती है उसमें भी रिएक्ट कर जाता है सोडियम के साथ, लेकिन जब मेटल ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो पानी को पहले स्टीम में कन्वर्ट करवाते हैं और वो स्टीम जो है वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसमें अगर आप कंडीशंस देख लें, इसमें पानी ठंडी कोल्ड स्टेट में था और यहाँ पे पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया गया है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दोनों में बन रही है, लेकिन यहाँ पे एडवांस रिएक्शन हो रहा है तो बेस बन रही है और उसके बाद यहाँ पे मेटालिक ऑक्साइड बन रही है। जिस मेटल के साथ रिएक्शन होगा उसकी ऑक्साइड बनेगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। जब पानी का सिंपल जो ठंडा पानी होता है ना, उसका रिएक्शन कार्बन के साथ नहीं होता। जब हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त पानी रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ और पानी रिएक्शन कर जाता है कार्बन के साथ, और कार्बन को भी यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट अप करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है। उसका जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट अप वो हो जाती है। जब स्टीम को पास करवाते हैं कार्बन के ऊपर से तो एक मिक्सचर बनता है, जिस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस, और उस मिक्सचर का फार्मूला है वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर गैस, सो इट्स आंसर इज वाटर गैस इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड इट फॉर्म्स व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर कार्बन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी वाटर का एक नॉन मेटल के साथ है, ये भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है, ये भी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है। तो पानी का रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ होता है, अक्सर हम कहते हैं ना कि पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जम से पाक करने के लिए उसमें थोड़ी सी अमाउंट में क्लोरीन ऐड की जाती है। तो पानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके दो मिक्सचर्स देता है एसिड्स के, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक हाइपोक्लोरस एसिड है। HOCl इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। देन 7th पॉइंट का वाटर रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म एसिड्स। जितनी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, गैर धाती ऑक्साइड जितनी भी होती हैं, उनकी नेचर एसिडिक होती है, और जितनी भी बेसिक ऑक्साइड, जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो सारी की सारी बेसिक नेचर की होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन गैर धात है, ये मेटल नहीं है। तो जितनी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी तो एसिड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो एसिड बनता है H2CO3, दिस एसिड इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का क्या नाम है? दिस इज कार्बोनिक एसिड। और जब पानी का रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ होता है, जैसा सोडियम मेटल है, तो सोडियम की जो ऑक्साइड है ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो जब पानी का रिएक्शन किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ होता है उसके रिजल्ट में बेस बनती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वाटर प्लस एसिडिक ऑक्साइड गिव्स आउट एसिड और वाटर प्लस बेसिक ऑक्साइड गिव्स आउट बेस। और यहाँ तक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पानी क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस कि हर चीज़ किसी न किसी हद तक पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो पानी में 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। इम्प्योरिटीज़ मींस हर वो कंपाउंड जो किसी भी चीज़ के खालिसपन को इफ़ेक्ट करता है, वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब पानी का अगर एक ग्लास आपके सामने पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल क्लियर है, आपको दिखने में बिल्कुल साफ लग रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद ना हो। 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पहली इम्प्योरिटी की जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। एज इट्स नेम इम्प्लाइज दैट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ विल बी सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल शुदा होंगी, हल हुई हुई होंगी, और ये हमें सिंपल देखने में नज़र नहीं आती। और ये कितनी तरह की हो सकती हैं? ये इम्प्योरिटीज़ 3 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक का मतलब है हर वो चीज़ जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट के तौर पे मौजूद है, और इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट के तौर पे मौजूद नहीं होता। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ में, जैसा कि कार्बोनेट्स हो गए, लाइक सोडियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सल्फेट्स हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं ऑफ हैवी मेटल्स।
कौन कौन से कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हो सकते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये पानी को एक तो अल्कलाइन यानी बेसिक कर देते हैं, पानी की नेचर बेसिक कर देते हैं, पानी न्यूट्रल नहीं रहता इनकी वजह से, और ये पानी को हार्ड कर देते हैं। हार्ड वाटर वो पानी होता है कि जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, जिसके अंदर डिज़ोल्व कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। सेकेंड टाइप की डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, हल हुई हुई इम्प्योरिटीज़ सेकेंड तरह की जो है वो ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट के तौर पे मौजूद होती है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स वोलेटाइल भी हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है हर वो कंपाउंड जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, जो बुखारात में तब्दील हो जाए, वो वोलेटाइल होता है। जो बुखारात में वेपर्स में तब्दील ना हो सके वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, या तो वोलेटाइल होती हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इनको रिमूव करना ईजी होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को। जबकि नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद रहती हैं काफ़ी देर तक, और उनको रिमूव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गैसेस हो सकती हैं डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ में। गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस वो हैं जो कि पानी के अंदर हल हो जाती हैं, हमें नज़र नहीं आती, और इन सारी गैसेस में से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व होती है। ये पिछले किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि विच गैस इज़ मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर। देन इज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं ना कि जो पानी के अंदर ना तो हल होती हैं, ना ही पानी की तह में बैठती हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी के अंदर मिट्टी को मिक्स करते हैं, तो जो मिट्टी के भारी ज़रात होंगे वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन होकर उसकी तह में बैठ जाएंगे। लेकिन जो हल्के-फुल्के ज़रात होंगे मिट्टी के, वो हल नहीं होंगे पानी के अंदर, लेकिन वो हमें नज़र भी नहीं आएंगे, और वो पानी को मैला कर देंगे, गदलापन हो जाएगा पानी के अंदर। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कोलाइडल होती हैं। कोलाइडल मीन्स कि जो इम्प्योरिटीज़ ना सेटल डाउन हो सके, ना डिज़ोल्व हो सकें, और ये पानी के अंदर सस्पेंडेड रहती हैं, तैरती रहती हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि मिट्टी और रेत वगैरह। तो मिट्टी और रेत जो है, इसके जो हल्के फुल्के ज़रात होते हैं, ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में आती हैं। ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। जब प्लांट्स और एनिमल्स गल जाते हैं या उनका कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो पानी के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में मौजूद रहता है। इसके बाद आती हैं बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ का नाम ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गई, फंजाई जिसको हम आमतौर पे फफूंदी भी कहते हैं, और एल्गी हो गई। एल्गी जो ग्रीन कलर का मटेरियल जहाँ पे ज़्यादा पानी मौजूद होता है, वहाँ पे एल्गी मौजूद होती है। तो ये सारी की सारी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ बनाती हैं, और इसकी वजह से पानी का टेस्ट भी इफ़ेक्ट हो सकता है, पानी में से स्मेल भी आ सकती है, और पानी का कलर भी चेंज हो सकता है। और यही बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट तरह की डिजीज़ेज़ भी काज करती हैं। तो ये आप लोगों का वाटर वाला चैप्टर हाफ कवर हो चुका है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो जो रिमेनिंग हाफ है उसमें हम हार्ड वाटर, हार्ड पानी की हार्डनेस की टाइप्स और हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही आपका वो वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा।